हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स की। और वेक्टर्स में जो पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट करा है, पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। आपको याद है सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात हुई थी। इक्वालिटी ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है। फिर एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर्स को हम बोलते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। और नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड के लिए भी हम लोगों ने सेम सिनेरियो डिस्कस किया था। चलिए, ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को स्टार्ट करना था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जस्ट स्टार्ट करना ही था हम लोगों को एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हमने बताया था कि चार पांच मेथड्स होते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के। आज टर्न बाय टर्न सभी मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। सो इसमें से मेथड नंबर वन जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नोट करने से पहले एक मिनट देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर से रिविजिट हो गया है ये। आपको याद है दो वेक्टर्स का सम कैसे निकालना है? सपोज ए बी वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर है, और ये बी सी सेकेंड वेक्टर है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। और ऑर्डर कौन सा लेना है? अपोजिट ऑर्डर। ये जो अपोजिट ऑर्डर है इसका मीन देखो, मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे ये फर्स्ट वेक्टर हुआ और ये सेकंड वेक्टर हुआ। फर्स्ट वेक्टर हुआ और ये सेकंड वेक्टर हुआ, हमें दोनों को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट होगा। ये देखो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल सेम ऑर्डर में तो ऐसा होता है, देखो ए से बी, बी से सी, सी से ए। ये सेम ऑर्डर होता है, साइक्लिक ऑर्डर। पर हमें साइक्लिक ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब ए से सी, ए से बी, बी से सी, ए से सी से ए नहीं, ए से सी। ये रिजल्टेंट होगा। तो सबसे बेसिक रूल ये होता है ट्रायंगल लॉ जिसे हम बोलते हैं। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे बताओ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ये दिख रहा है आपको वेक्टर फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में डायग्राम देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, ऐड करने के लिए हमने सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से कंबाइन करा है। ध्यान रखना ऐड कैसे कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, सुनो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, याद रखना इसको। सपोज ये मुझे दिया है फर्स्ट वेक्टर, और सपोज मुझे ग्रीन कलर में दिया है सेकंड वेक्टर। सपोज मुझे ग्रीन कलर में ये सेकंड वेक्टर दिया है, मुझे दोनों को ऐड करना है। देखो मैं ऐड कैसे करता हूँ, ध्यान से देखना। ये फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर को उठाओ, एज इट इज रखो। सेकंड वेक्टर की जो टेल है उसको फर्स्ट के हेड से कंबाइन करो। मुझे एंगल नहीं निकालना है, मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं देखो क्या कर रहा हूँ, सेकंड वाले की टेल को फर्स्ट वाले के हेड से कंबाइन कर रहा हूँ। सेकंड की टेल, फर्स्ट का हेड। और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताओ? रिजल्टेंट हो जाएगा ये थर्ड साइड। ये बी इधर से हटा देते हैं, ये बी वेक्टर, और रिजल्टेंट हो जाएगा सी वेक्टर। पॉइंट क्लियर है? बहुत ईजी है ट्रायंगल लॉ, बहुत सिंपल मेथड है, हम लोग इसको देख भी चुके थे लास्ट टर्न पर। ये देखो ग्राफिकली, मेरे पास पहला वेक्टर है ए वेक्टर, ये देखो रेड कलर में ए वेक्टर है। बी वेक्टर है ब्लू कलर में। तो देखो बी वेक्टर की टेल, सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से कंबाइन करी है, रिजल्टेंट हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ये है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इसे नोट करो ट्रायंगल लॉ को, फिर हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ की।
लाइट नहीं है, कैसे नोट करें? अरे न्यूटन और जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग थे, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो सब बिना लाइट के तो पढ़ते थे। फिर और वैसे भी इस बैच में देखो कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, हम कल भी लास्ट टाइम पे भी डिस्कस कर ही रहे थे। डन। वेरी गुड। अब फाइनली, फाइनली ये तो नोट नहीं करना है, वही एग्जांपल बताया फिर से मैंने। अब फाइनली हम लोग बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, कैसे ऐड करते हैं, पहले हम पूरा सीख लें फिर हम एक साथ नोट करवा देंगे आपको, ठीक है? ये पूरा थ्योरी व्योरी सब नोट करवा देंगे। पहले हम इसको थोड़ा सीखते हैं अलग से, अलग से जाकर सीखेंगे हम इसको। तो देखो, अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइप, सेकंड मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन की, जो होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मेरे पास दो वेक्टर थे, ब्लू प्लस ग्रीन। कहीं भी हो सकते हैं वेक्टर, चलो दूसरा वेक्टर यहाँ बना देता हूँ। ये ग्रीन इधर बना दिया मैंने, ब्लू उधर था और ग्रीन में इधर बना देता हूँ। ये थोड़ा सा एंगल पे बना देते हैं। और मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब सी वेक्टर ब्लैक में, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मुझे ये फाइंड करना है। इस बार देखो हम नया अप्रोच यूज करेंगे, सुनते रहना बस, अभी अभी नोट नहीं करना, सुनते रहना। फर्स्ट वेक्टर को उठा रहा हूँ मैं, कॉपी का ऑप्शन नहीं आता ना इसमें। हम्म। चलो फर्स्ट वेक्टर को उठाएंगे, फर्स्ट वेक्टर को उठाकर एज इट इज पैरेलल शिफ्ट करूंगा, ध्यान से सुनना। इमेजिन करो मैंने फर्स्ट वेक्टर को उठाया और फर्स्ट वेक्टर को उठाकर एज इट इज पैरेलल शिफ्ट करा, ये आ गया फर्स्ट वेक्टर, फिर से वही बनाया। इस बार पता है क्या करना है, सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर की टेल से कंबाइन करना है। पिछली बार याद है हमने टेल और हेड कंबाइन करे थे, अभी थोड़ी देर पहले ट्रायंगल लॉ में एक का टेल दूसरे का हेड कंबाइन किया था। देखो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेलल शिफ्ट करना है। बी वेक्टर को उठाओ, पैरेलल शिफ्ट करो, और दोनों की टेल कंबाइन हो गई, दिख रही है दोनों की टेल कंबाइन होती हुई। इस बार दोनों की टेल कंबाइन करिए। पिछली बार ट्रायंगल लॉ को हम क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, उसका फॉर्मूला नहीं होता है, ट्रायंगल लॉ ग्राफिकल मेथड होता है, पैरेललोग्राम लॉ फॉर्मूले वाला मेथड होगा। अभी हम पढ़ाएंगे ना, आप सीख जाओगे सब, चिंता मत करो, जब क्वेश्चन आएगा हम सबके क्वेश्चन बताएंगे। आप अलग से स्ट्रेस मत लो किसी चीज का, सारी चीज बताते हैं हम, है ना? अभी आप जो मेथड बता रहे हैं उस पर फोकस करो। दोनों के टेल कंबाइन कर दिए, दोनों के टेल कंबाइन करने के बाद आपको याद है कि मैं वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ। एक काम करते हैं ना, इसको 1 मिनट ही लगेगा, हम इसको चेंज करके दूसरे फॉर्मेट में बनाते हैं। हम इसको बनाते हैं फ्री फॉर्म में, एटलीस्ट हम कॉपी कर पाएंगे चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो पाएगी। यहीं से लिख लेते हैं फिर से। हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ की। यहाँ तक की स्टोरी याद है? रिमाइंड करा दूँ, दो वेक्टर्स दिए थे, अब अपने पास ग्राफ जैसा कुछ पेपर भी है तो दिख रहा है अपने को, दो वेक्टर्स दिए थे हमें, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ऐड करना है, हमें निकालना है दोनों का रिजल्टेंट, ये निकालना है, ठीक है? इस बार हम क्या करेंगे बताओ, मैंने अभी बताया सबसे पहले हम इस वेक्टर को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, दूसरे वेक्टर को भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट। पिछली बार देखो हम लोग, याद करो हमने ऐसा करा था, याद आ रहा है, ये इस तरह से करा था, ठीक है? पिछली बार हमने ऐसा करा था, इस बार देखो हम क्या कर रहे हैं, इस बार इसको यहाँ रख रहे हैं, टेल से टेल कंबाइन करो, टेल से टेल कंबाइन करो, फिर ध्यान से सुनना, फिर
दोनों वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दो। पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब देखो, ये बी वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर ही होगा। सोचो, पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर में कोई चेंज आता है क्या? नहीं आता। और ए वेक्टर को भी पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं अपन, ए वेक्टर को भी हम पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं एक और बार। ये देखो, ये ए वेक्टर था, दिख रहा है ए वेक्टर, इसको भी उठा के पैरेलल शिफ्ट कर दो। और देखो क्या कंप्लीट हुआ, पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा। हाँ बोलो सब लोग कि हाँ सर पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है सर। बिल्कुल गुड, वेरी गुड, सबको पैरेललोग्राम दिख गया। अब सुनो, क्या आपको इसमें ट्रायंगल लॉ लगता हुआ दिख रहा है? मुझे तो ट्रायंगल लॉ लगता हुआ दिख रहा है, आपका पता नहीं, पर मैं तो देख पा रहा हूँ कि ये ट्रायंगल लॉ होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको फोकस करना है इस ट्रायंगल पर। मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिस ट्रायंगल पर आपको फोकस करना है। आपको फोकस करना है इस ट्रायंगल पर, जरा देखो ध्यान से। हाँ, ये तो पैराग्राम लग रहा है, मतलब ट्रायंगल लॉ लगता हुआ दिख रहा है मुझे तो। देखो, ये ट्रायंगल लॉ लग रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एक का टेल दूसरे के हेड से कंबाइन हुआ, रिजल्टेंट हुआ सी वेक्टर। मतलब सी वेक्टर रिजल्टेंट होगा। मतलब ये जो सी वेक्टर में निकाल रहा हूँ, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा या नहीं होगा? इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोलूँ कि ये ट्रायंगल लॉ का ही मॉडिफाइड वर्जन है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। पर अब इसको याद रखने का तरीका देखो क्या है। कभी कोई हमसे पूछे कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, तो सुनो ध्यान से। कोई आपसे बोलता है कि पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर्स को ऐड करो, तो आप बोलना कि दो वेक्टर्स दिए हैं हमें, फर्स्ट वन इज ए वेक्टर, सेकेंड वन इज बी वेक्टर। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम दोनों वेक्टर्स को रीड्रॉ करेंगे सच दैट दे हैव कॉमन टेल्स। दोनों को रीड्रॉ करेंगे सच दैट दे हैव कॉमन टेल्स। एडवांस में एक बार वो कॉपी करके रख देता हूँ, बाद में काम आएगा ये, ठीक है। दोनों को रीड्रॉ करेंगे सच दैट दे हैव कॉमन टेल्स। अभी लिखना मत, समझ लेना पहले। ये देखो, रीड्रॉ करा सच दैट दे हैव कॉमन टेल्स। एक और बार कॉपी करके रख देते हैं, काम आएगा। फिर क्या करेंगे बताओ? फिर इनसे पैलोग्राम कंप्लीट करेंगे। अभी टेल्स कंबाइन हो गए, टेल्स कंबाइन करने के बाद ये देखो मैंने टेल्स कंबाइन कर दिए। टेल्स कंबाइन होने के बाद पैलोग्राम बनाएंगे। पैलोग्राम कैसे बनाएंगे बताओ? बताओ पैलोग्राम कैसे बनेगा। इसको उठाओ, पैरेलल शिफ्ट करो, मजा आ गया। इसको उठाओ, पैरेलल शिफ्ट करो, बढ़िया, मजा आ गया। ये ब्लैक में कैसे हो गया, ग्रीन कर देते हैं। अब बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट होगा डायगनल ऑफ द पैलोग्राम। डायगनल समझ में आता है? ये देखो पैलोग्राम की डायगनल ऑफ द पैलोग्राम विद द गिवन टू वेक्टर्स एज इट्स नियर बाय साइड्स, एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं इसको। मतलब दो वेक्टर्स उसकी नियर बाय साइड्स हैं, उस पैलोग्राम की जो डायगनल होगी वो रिजल्टेंट होगा। स्टोरी तो समझ में आ गई होगी, अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है और बहुत कुछ। पर अब मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए। हम चाहते हैं इसका एक बढ़िया फॉर्मूला मिल जाए जिससे हमारी लाइफ आसान हो जाए। तो बिल्कुल मिलेगा फॉर्मूला। कैसे मिलेगा देखो, ये फर्स्ट वेक्टर था, मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए अब हमें, है ना। फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, इसकी लेंथ ए लिख दूं चलेगा? इसकी लेंथ है ए, मैग्नीट्यूड मतलब, और ये बी। और याद है ये इन दोनों के बीच में एंगल हुआ करता था, मैंने पढ़ाया था। दोनों की टेल कंबाइन होने पर जो एंगल होता है वही होता है। रिजल्टेंट बताओ कैसा बनेगा इसका? रिजल्टेंट ऐसा बनेगा। वेक्टर्स को मैं पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ। दिख रहा है पैरेललोग्राम जैसा कुछ? थोड़ा टेढ़ा बन गया ना। अभी ठीक है, अब दिख रहा है पैरेललोग्राम, मुझे तो दिख रहा है। अब ये बना पैरेललोग्राम। और अब हमें पता है कि हमें निकालनी है पैरेललोग्राम की डायगोनल की लेंथ। रेड में बना रहा हूँ, रेड कलर, रेड कलर को फॉलो करो। मुझे ये डायगोनल की लेंथ निकालनी है, राइट। ये डायगोनल की लेंथ निकल जाए तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। ये डायगोनल की लेंथ निकालनी है। अभी ध्यान से सुनो, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। ये लेंथ भी बी होगी, ये लेंथ भी बी होगी, हाँ या ना?
और ये एंगल थीटा है, देखो याद करो, ये एंगल थीटा दिया था मैंने आपको, तो ये एंगल भी थीटा होगा। चलो अब मुझे बता सकते हो ये बेस कितना होगा? बी कॉस थीटा। और हाइट कितनी होगी? बी साइन, देखो इसमें गड़बड़ मत करना, किसी को डाउट नहीं आना चाहिए इसमें, सर ये बी साइन थीटा कैसे हो गया? ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी सिखाया था, बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, याद है? ट्रिग्नोमेट्री के टाइम से सिखा रहा हूँ मैं आपको ये सब चीजें। कोई डाउट तो नहीं है? बेस होगा वही वाई बाय एच और बी बाय एच, ठीक है? तो ये बेस और हाइट आ गई। क्या अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? भाई मुझे तो दिख रहा है, मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत शानदार सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जिस पर मेरी नज़र पड़ी हुई कब से। और वो ट्रायंगल मैं कलर भी कर देता हूँ। जब से टेक्नोलॉजी आई है, फिजिक्स पढ़ाने का हमें तो अलग ही मज़ा आ रहा है। पहले कभी ये पॉसिबल नहीं हुआ करता था, इतने सारे कलर, इतने सारे शेड्स, मज़ा आ गया आज तो। ये शेड कर देते हैं हम। ये दिख रहा है हमें राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है ना रिजल्टेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बताओ? बेस का लेंथ का स्क्वायर। बेस की लेंथ दिख रही है कुछ? ए प्लस बी कॉस थीटा बेस की लेंथ है, देखो। और हाइट कितनी है? बी साइन थीटा। सोचो, बेस की टोटल लेंथ देखो, टोटल लेंथ ऑफ द बेस, और हाइट है बी साइन थीटा। चलो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सपेंड करना आता है ब्रैकेट को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो मैंने, पता है किसका एक्सपेंशन करा है? ये मैंने, गजब मजा आ गया टेक्नोलॉजी का यूज करके आज तो। जितनी तारीफ की जाए टेक्नोलॉजी की उतनी कम है। ये इसका एक्सपेंशन है, और ये रेड वाला मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगले ही स्टेप में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है, ये दोनों मिक्स होने वाले हैं। दिख नहीं रहा ये कलर, कोई दूसरा कलर यूज करते हैं। इस पे ब्राउन फिट बैठेगा नहीं, इस पे रेड ही फिट बैठेगा। इन दोनों को कंबाइन कर दो। इन दोनों को कंबाइन करने से मैं कैसा लिख दूं? ये ए स्क्वायर एज इट इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बी स्क्वायर, टू ए बी कॉस थीटा एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सी हो जाएगा रूट ऑफ कितना। फॉर्मूला आ गया हमारे पास। और क्या चाहिए लाइफ में? लाइफ सेट है अब देखो, फॉर्मूला आ चुका है आपके पास, लाइफ सेट है पूरी तरह से। कलर करना रह गया है बस इसको, कलर करने में कितना ही टाइम लगेगा। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। पर अभी रिजल्टेंट पूरा नहीं हुआ है, बताओ क्या कमी रह गई इस वेक्टर में? क्या कमी है इस वेक्टर में, बताओ? किसी बात की कमी है क्या इस वेक्टर में? बिल्कुल एक छोटी सी कमी है। आपने इसका मैग्नीट्यूड तो बता दिया, पर अभी वेक्टर पूरा नहीं हुआ है। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन और बता देते तो अल्टीमेट मजे आ जाते लाइफ के। अब डायरेक्शन बताने का मतलब आप एंगल बता दो बस। आप ये बता दो ना, किसी को भी कोई पूछता है कि भी डायरेक्शन क्या, आप बता दो कि ये फर्स्ट वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो कहीं भी पूछेगा आपसे तो बोल देना कि हाँ रिजल्टेंट की वैल्यू इतनी है, और फर्स्ट वेक्टर से अल्फा एंगल पर जाओ, आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो अल्फा निकालना आता है? इसी राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। देखो, टेन अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ। बहुत बढ़िया। गुड। तो ये जो मिला है, क्या ऐसा लिख दूं अल्फा इज टेन इनवर्स ऑफ ये? टेन इनवर्स ऑफ ये ऐसा भी लिख सकते हैं इसको।
अब जैसा आपका मन करे, मतलब दोनों तरीके हैं लिखने के सही। समझ में आ रहा है? बंद हो गया? रुको वापस चालू कर देते हैं। हाँ तो क्या ऐसा लिख दूं? अल्फा इज टेन इनवर्स इतना, ऐसा लिख दो तो भी चलेगा। और नहीं तो जो आपने पहले लिखा था चलने दो, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों तरीके सही है। अल्टीमेटली एंगल चाहिए था, एंगल मिल गया। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी मिल गया। लाइफ में और क्या चाहिए? तो इस तरह से आपके पास अब आ चुका है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। मजा नहीं आया इसका करने में। ये ठीक है। एक ने दिया मैग्नीट्यूड, दूसरे फॉर्मूले ने दी डायरेक्शन। किसका मैग्नीट्यूड किसकी डायरेक्शन? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट की डायरेक्शन। अच्छा वैसे एक चीज बता दूं, कंफ्यूज मत होना। आपको टेन अल्फा की जरूरत है, कुछ लोग कुछ फॉर्मूले में, कुछ बुक्स में आपको टेन बीटा भी लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो टेन बीटा मतलब ये वाला एंगल होगा, इसके साथ बनने वाला एंगल बीटा होगा। बता सकते हो क्या होगा? सोचने वाली बात है। जरूरत वैसे है नहीं इस फॉर्मूले की, पर टेन बीटा भी निकाल सकते हो, मतलब बी वेक्टर के साथ एंगल। ए और बी की जगह इंटरचेंज कर दो, बस ए और बी के नाम इंटरचेंज कर दो। बी साइन थीटा की जगह ए साइन थीटा अपन बी प्लस ए कॉस थीटा। तब हम परपेंडिकुलर कहाँ गिराते पता है? परपेंडिकुलर हम यहाँ गिराते इस पर। ये ए होता, सॉरी ये ए होता, और हम यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराते, ये हो जाता ए साइन थीटा और ये हो जाता ए कॉस थीटा। समझ रहे हो कुछ? पर उसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ही एंगल चाहिए और वो है अल्फा। चलो अब इसे नोट किया जाएगा। फिर इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें मुझे बतानी है, पहले इतना नोट तो कर लें हम। पहले हेडिंग पैरेललोग्राम लॉ डालो और ये स्टेटमेंट लिखो। अरे टेन इनवर्स कॉट नहीं होता है। अरे भैया रेसिप्रोकल होता है वन बाय टेन कॉट। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये वन बाय टेन अलग होता है, इसको कॉट बोलते हैं। हे भगवान। टेन इनवर्स, अरे देखो क्या होता है। जैसे लिखते हो ना टेन फोर्टी फाइव डिग्री कितना होता है? टेन फोर्टी फाइव डिग्री वन। तो टेन इनवर्स वन होता है फोर्टी फाइव डिग्री, ये तरीका होता है लिखने का। अभी चिंता मत करो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में है मैथ्स के। अभी आप इसलिए इनवर्स में मत लिखो उसको, ऐसे लिखो नॉर्मल लिखो, ठीक है।
नहीं, ए बी डायगोनल कैसे होगा, आप खुद ही सोचो। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं। एक काम करो, आप ये डायग्राम भले ही मत बनाओ। रिजल्टेंट ये डायगोनल थोड़ा ना होगा, जो डायगोनल हमने बनाया वही रिजल्टेंट होगा। आप भले ही इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं ना, इस डायग्राम को मत बनाओ। वहां से थ्योरी लिख दी, डायग्राम हमारा वाला बना दो। आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा लाइफ में। ये देखो, आप डायग्राम यहाँ से बनाना शुरू कर दो। ये सी है, ए प्लस बी, ये अलग चीज है। और ये थोड़ा ना सी वेक्टर होगा, ये अलग चीज है। ये तो है ही नहीं ए प्लस बी। देख लो, कहीं से कहीं तक ट्रायंगल का फॉलो ही नहीं हो रहा होता है। आप सेकंड वाला ट्रायंगल भी फॉलो करके देख लो, आप ऊपर वाला ट्रायंगल भी लगा के देख लो। ऊपर वाले ट्रायंगल से भी, ये देखो, इस ट्रायंगल से भी ट्रायंगल और लगाओ। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आपको सी वेक्टर ही दिखेगा, जो दिखाया है ना, देखो। इस ट्रायंगल में भी ट्रायंगल और लगा के देखो, आपको बी प्लस ए आपको सी वेक्टर ही दिखेगा। दिख रहा है सी वेक्टर आता हुआ? दोनों ट्रायंगल से देख लो आप, किसी भी ट्रायंगल से देख लो, आपको सी वेक्टर यही दिखेगा। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विद टू वेक्टर्स एज इट्स नियर बाय साइड्स। काम करो, डायग्राम चाहो तो है ना, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है आपको, ये नोट कर लो। पहले ये ए और बी लिखो, फिर ये नोट कर लो डायग्राम। ज़्यादा सही डायग्राम।
ओहो देखो, बार बार एक्चुअली क्या है, वो बैक करना पॉसिबल नहीं होगा ना। जैसे मान लो आपका फ़ोन स्विच हो गया, वो हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं आपकी, बट आप हमारी एंड से प्रॉब्लम समझोगे कि क्या होता है कि हर बार किसी ना किसी का नेट चला जाता है, किसी की लाइट चली जाती है, कोई बाथरूम चला जाता है, ठीक है, कोई मैगी खाने चला जाता है, तो हर बार वो प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है अनफॉर्चुनेटली कि हम उसको बार बार पीछे नहीं कर सकते ना, नहीं तो हम सब पीछे हो जाएंगे। तो कभी भी ऐसा केस किसी के साथ होता है, सो रिकॉर्डिंग्स बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। जहाँ आपने मिस कर दिया उस टाइम को नोट कर लिया करो और वो टाइम रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो। इतनी सारी फैसिलिटी दी गई है हम हमारी तरफ से आपको। फिर नोट कर लिया? गुड। चलो अब हम इसमें कुछ आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताएंगे। 3 इंटरेस्टिंग केस बताएंगे आपको हम। स्पेशल केस होंगे, इनको आप स्पेशल केस समझ लेना। 3 स्पेशल केस। स्पेशल केस नंबर 1, जिन 2 वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे थे उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हुआ। केस 1, केस 1 इज जिन वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे थे वो 0 डिग्री एंगल था, इफ थीटा इज 0 डिग्री। केस 1 है व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री। मुझे बताओ फॉर्मूला क्या आएगा फिर। उस केस में आपका ये जो फॉर्मूला आप डिराइव करना चाह रहे हो वो कितना आ जाएगा बताओ। उस केस में ये देखो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, ये दिखा है। कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो 1 होता है। कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है? 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट, तो सी कितना हो जाएगा? तो उस केस में रिजल्टेंट आ जाएगा ए प्लस बी। फॉर्मूले से भी दिख रहा है और लॉजिकली भी आना चाहिए था। देखो कैसे लॉजिकली आना चाहिए था। फॉर्मूले की जरूरत ही क्या थी? थीटा 0 डिग्री का मतलब दो वेक्टर्स पैरेलल हो गए। मतलब अगर एक ब्लॉक पर दो पैरेलल फोर्स लगा दूं मैं, जैसे मान लो एक रेड और एक ग्रीन, दोनों पैरेलल फोर्स लगा दिए मैंने, तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या आना चाहिए? ए प्लस बी तो आना चाहिए था, तो वो तो हमें वैसे भी पता था। दूसरा स्पेशल केस, पहले सीख लो तीनों स्पेशल केस। स्पेशल केस नंबर 2, बताओ एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री भी स्पेशल केस में आएगा। 90 डिग्री पे बताओ कॉस 90 कितना होता है? जल्दी बोलो। कॉस 90 जीरो। शाबाश, कॉस 90 जीरो, तो इसका मतलब सी कितना होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका रिजल्टेंट इस बार कितना होगा? 90 डिग्री पर दो वेक्टर्स होते हैं तो रिजल्टेंट होता है इतना। टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे। मजा आ गया फिर से टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर। थोड़ी बस मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। ये बी वेक्टर इधर है, तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा इस बार। इस बार रिजल्टेंट होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो तो हमें वैसे भी पता था। देखो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ आएगा, वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा। वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा और ये रिजल्टेंट ये आ जाएगा सी, जिसकी लेंथ होगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एंगल निकाल सकते हो ये वाला? बिल्कुल निकाल सकते हो। टेन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय ए। समझ में आ रहा है कैसे? ये बी है तो ये भी तो बी लेंथ होगी। समझ रहे हो? 45 डिग्री। हे भगवान, कुछ नहीं कर सकता मैं क्या करूं बताओ? क्या करूं मैं? फिजिक्स पढ़ाना छोड़ दूं? बताओ क्या करूं मैं, बताओ। आप लोग खुद ही बताओ मैं क्या करूं। हम्म? अब 45 डिग्री बोल रहे हो, देखो बताओ, मतलब हर बार वो एंगल 45 डिग्री होगा क्या? नहीं होगा ना। वो एंगल डिपेंड करेगा बी और ए कितने। अगर ए और बी इक्वल हुए तो स्क्वायर की डायगोनल होती है एंगल बाइसेक्टर पे 45 डिग्री पर। रेक्टेंगल की डायगोनल थोड़ी ना उसका एंगल बाइसेक्टर पे होती है।
केस नंबर 3। केस नंबर 3 स्पेशल केस बता रहा हूँ ये। जनरल केस तो कोई भी एंगल हो सकता है फिर। ये एंगल हो तो बताओ क्या आएगा। कॉस 180 याद करो, कॉस 180 -1। बहुत बढ़िया, कॉस 180 -1 तो ये हो जाएगा a² + b² -2ab, मतलब a - b का होल स्क्वायर। रूट निकालोगे तो क्या आएगा, c बराबर a - b। होगा या नहीं होगा। डायग्राम कैसा बनेगा जरा बताओ मुझे। टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे हम। ये a आगे लग रहा है, b पीछे लग रहा है, तो बताओ क्या करूं मैं। a आगे b पीछे, रिजल्टेंट क्या लिखूं मैं। a + b या a - b ऑब्वियसली a - b। ध्यान रखना ज्यादा में से कम माइनस करना है, अगर b ज्यादा हो गया तो b माइनस से कर देना। इसीलिए कई बार क्या होता है, कुछ लोग है ना इसमें फॉर्मूले में ऐसा लिखते हैं। देख लेना कौन ज्यादा है, अगर जो ज्यादा है उसमें से कम माइनस करना है, मतलब a - b या b- है, कुछ भी हो सकता है, b ज्यादा है तो b- है और पीछे हो जाएगा फिर वो रिजल्टेंट। ठीक है, सुनो ध्यान से एक बार और। मुझे बताओ कि अब आप एक चीज बताओ कि इसका मतलब क्या। इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम a + b हो सकता है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। और मिनिमम a - b हो सकता है, उससे कम भी नहीं हो सकता। सोचो उस बारे में कुछ, समझ में आ रहा है कुछ। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इससे कम तो हो ही नहीं सकता ना, जब दो फोर्स अपोजिट लग रहे हैं तो उससे कम नहीं हो सकता, सेम लग रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई और जनरल एंगल है तो दोनों के बीच में होगा। मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आएगा बताओ, दो वेक्टर्स को ऐड करने पर मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आएगा, जल्दी बोलो। दो वेक्टर्स को ऐड करने पर रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा, जब उनके बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री। और मैक्सिमम कितना होगा, a + b। रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, a - b। और अदरवाइज इन दोनों के बीच में कोई भी आंसर हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल देखो, कभी हमारे पास दो फोर्स हैं, ये पॉइंट है, उसी का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। सपोज मेरे पास दो फोर्स हैं, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन। तो बताओ इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। रिजल्टेंट मिनिमम हो सकता है 1 जब दोनों अपोजिट लगे हैं। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 7 जब दोनों सेम डायरेक्शन में लगे हैं। और अदरवाइज इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 7 and 1। 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बताऊंगा कब होगा। 3 भी हो सकता है, वो भी बताऊंगा कब होगा। पर 5 कब होगा, 90 डिग्री पर, 3 4 5। अदरवाइज 0 डिग्री पर 7, 180 डिग्री पर 1। बात समझ में आए तो भी हाँ बोलो, नहीं समझ में आए तो भी हाँ बोलो। हाँ जरूर बोलना है पर। बहुत बढ़िया। आपकी ना में भी आपकी हाँ ही है, तो आपकी ना को भी मैं हाँ ही समझूंगा। मतलब सबको समझ में आ गया है। ये हमारे लिए बड़े ही खुशी और उल्लास का अवसर है कि सबको क्लियर हो गया है, सब लोगों ने हाँ बोल दिया है। और ये सुनते से ही, सभी लोगों की हाँ सुनते से ही तीनों लोगों में प्रसन्नता का माहौल है। तीनों लोगों में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। समस्त नर नारी सुर असुर देवता मुनि गंधर्व सब प्रसन्न हो गए हैं। और पूरे ब्रह्मांड में उत्साह का माहौल है। और धरा पर दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो रही है। जैसे ही सब लोगों ने हाँ बोला कि हमें समझ में आ गया है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है, मतलब इन शॉर्ट ऐसा कहना चाह रहे हैं। देख रहे हो, एक दिन रामायण या महाभारत देखने से कितनी हिंदी सीख सकते हैं। हाँ स्टोरी तो स्लो चलती थी रामायण महाभारत की, पर एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, वो पुराने समय में जितने भी वो आते थे ना टीवी सीरीज, वो होते ही ऐसे थे, स्लो होते थे। और उसी में मजा आता था। जैसे वो हम देख रहे थे वो एपिसोड, जब वो धनुष उठा के वो तोड़ते हैं वो स्वयंवर में। तो
हम देख रहे थे कि 2 एपिसोड लगा दिए उसमें पूरे, जबकि 5 मिनट में दिखा सकते थे कि वो श्याम ने धनुष उठाया और तोड़ दिया, पर उसमें 2 एपिसोड लगा दिए पूरे। पर यही मज़ा था उस पर्टिकुलर टीवी सीरीज़ का। देखो इधर-उधर की बातें ना करो, जल्दी से लिख लो, मुझे आज ये वेक्टर एडिशन कंप्लीट करना है। हाँ, ए माइनस भी मॉड्यूलस के अंदर है। मीनवाइल ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसल हो गए हैं। लेटेस्ट न्यूज़ फ्लैशिंग ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम, आप लोग खुश मत हो, है ना? आप लोग 11th में हो, आपके टाइम पर कैंसल नहीं होंगे। 10th एग्ज़ाम कैंसल हो गए, नतीजा देख लिया ना क्या हुआ? कितनी गड़बड़ हुई, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हमें। आप लोग खुश मत हो। आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे और होने चाहिए आपके एग्ज़ाम। 10th नहीं हुआ, 12th तो देना ही पड़ेगा आपको। ब्रेकिंग न्यूज़, बहुत से स्टूडेंट्स खुश हो रहे हैं, हमारे जो 12th वाले स्टूडेंट्स थे, खुश हो के हमें मैसेज कर रहे हैं, एक के बाद एक मैसेज आते जा रहे हैं। इतना खुश उन लोगों को मैंने लाइफ़ में कभी नहीं देखा। आज इनके मतलब अलग ही इनके मैसेजेस में मुझे खुशी दिख रही है ना? जब एग्ज़ाम कैंसल होते हैं तब मुझे समझ में आया कि कितनी खुशी होती है। कुछ-कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो कुछ-कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने बर्थडे पे भी इतने खुश नहीं हुए थे। बर्थडे पे भी आए, हाँ सर आज हमारा बर्थडे है, सर ये हमारी तरफ से आपके लिए चॉकलेट है, बस दैट्स इट। और आज देखो बिल्कुल अलग ही मतलब ठीक है, बढ़िया है, समय है अभी तो फ्रेंड्स के एन्जॉय करने का। अभी तो सही समय चल रहा है फ्रेंड्स का, कर लो एन्जॉय जितना करना है अभी। नोट कर लिया? चलो अब हम आएँगे वापस अपने पुराने इस पर। तो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, जो पढ़ना था ये सब पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन-वायरेक्शन सब। अब क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। ये ऑप्शंस नहीं है ना, कुछ लोग इसको ऑप्शन समझ रहे होंगे कि सर ने करेक्ट ऑप्शन सर्च करने के लिए लगाया, नहीं। ये 5 पार्ट हैं, सही आंसर बताना है।
हम करके बताएंगे अब आपको सॉल्व। देखो, फर्स्ट पार्ट में इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो याद करो 0 डिग्री में तो डायरेक्टली सोचना ही नहीं, ए प्लस बी मतलब 7 न्यूटन रिजल्टेंट है, खत्म। दूसरे पार्ट में याद है A+B, A-B या B- है, जो जाता है उसमें से कम माइनस करना है, 1 न्यूटन, सोचना ही नहीं है। तीसरे पार्ट में 90 डिग्री पे याद करो, जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर होते हैं उनका रिजल्टेंट क्या होता है, √A² + B²। फॉर्मूला याद करो, 3² + 4² = 5 न्यूटन। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसमें कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, रीजन बताऊंगा क्यों। इसको अपन कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, डी पार्ट देखो, 60 डिग्री एंगल है, मैं करूंगा ये सॉल्व। देखो, 60 डिग्री एंगल पे क्या करेंगे, क्वेश्चन में है कि दो फोर्स हैं, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, जो कि 60 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। रिजल्टेंट निकालना है। अब फॉर्मूला याद है, √A² डायरेक्ट लिख दें, चलेगा क्या? समझदार तो हैं सब लोग। A² + B² + 2AB cos 60 डिग्री, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, C60 मतलब cos 60। √25 + cos 60 कितना होता है, 1/2, 12, √37। कैलकुलेशन सही है ना हमारा? हम्म, √37, तो हमारा आंसर आ रहा है √37। करीब करीब 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6 पॉइंट समथिंग होगा, हाँ बोलो। 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 60 डिग्री कैसे आया? हे भगवान, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। हे भगवान, देखो क्वेश्चन में ये दिया है कि दो फोर्स हैं, इनके बीच में अगर 60 डिग्री एंगल बनता है तो इनका फोर्स का रिजल्टेंट कितना होगा, मतलब एक ब्लॉक पर। जहां मुझे लगता है कि सब समझदार बैठे हैं इस बैच में, वहीं कुछ शूरवीर अपनी वीरता का प्रदर्शन कर देते हैं। वही क्वेश्चन में दिया है कि दो फोर्स हैं, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, अगर इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा, 4 और 3 के बीच में अगर 60, इतनी इतनी सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इनके बीच में क्वेश्चन में दिया है डी पार्ट में अगर 60 डिग्री का एंगल होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा। बात समझ में आ रही है? ये रिजल्टेंट होगा। कौन सा हेड से टेल का एंगल भाई? अभी पैरेललोग्राम लॉ में मैंने दोनों के टेल कंबाइन करे थे ना। पैरेललोग्राम लॉ में दोनों के टेल से टेल कंबाइन करने हैं, आपको हर बार जो मैंने बताया मेथड वही तो फॉलो करना है। क्यों इतना सोच रहे हो? अरे भाई सिंपल बात है ना, देखो रिजल्टेंट का मतलब होता है, देखो सपोज करो या आप यहाँ खड़े हो, या आप यहाँ पर हो, ठीक है, और आपके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स यहाँ लग रहा है, ये देखो ये पहला फोर्स लग रहा है आपके ऊपर, ये फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, और एक दूसरा फोर्स भी लग रहा है 3 न्यूटन का। ये दिया है कि दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। कितनी सिंपल स्टोरी है, तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट कहाँ होगा। देखो ये तो सबको पता है कि रिजल्टेंट तो एक्चुअली कहीं और ही होगा, है ना, जहाँ आप सोच नहीं सकते, रिजल्टेंट तो वहाँ होगा। ये रहा रिजल्टेंट यहाँ कहीं, अच्छे से बना देते हैं, रिजल्टेंट है ना ये रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा। ये रिजल्टेंट निकालना है हमें, समझ रहे हो बात को, क्या निकालना चाह रहे हैं हम क्वेश्चन में। अलग अलग एंगल के लिए इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, कितनी सिंपल स्टोरी चल रही है। अब समझ में आया cos 60 डिग्री कहाँ से आया, 2AB, अरे फॉर्मूला है ना। मुझे लग रहा है मैं फिजिक्स भूल जाऊंगा थोड़े समय बाद अब मुझसे और नहीं हो पा रहा है। अरे फॉर्मूला है ना, √A² + B² + 2AB cos थीटा। नहीं, डायरेक्शन हम अगले क्वेश्चन में करवाएंगे। एक पहले रिजल्टेंट तो सीख लो, मैग्नीट्यूड सीख लो, फिर डायरेक्शन भी सिखा देंगे आपको। अभी वो लोगों को मैग्नीट्यूड नहीं निकल रहे, उनको एंगल में दिक्कत आ रही, 60 डिग्री कहाँ से आ गया, क्वेश्चन में दिया हुआ फिर भी पूछ रहे 60 डिग्री कहाँ से आया। पहले उनको हम पहले सबको एडिशन सिखा दें, मैग्नीट्यूड, फिर हम डायरेक्शन सिखाएंगे, ठीक है।
अब आगे की स्टोरी क्या थी? हाँ, √37 समझ में आया, √a² + b² + 2ab cos थीटा। बहुत बढ़िया। वैसे ही डी ई पार्ट में क्या पूछा है? ई पार्ट में पूछा है, ई पार्ट में पूछा है अगर एंगल 120 डिग्री हुआ तो। 120 डिग्री हुआ मतलब ये देखो, 120 डिग्री समझ में आता है? क्या बन सकता है पैरेललोग्राम इस बार? बिल्कुल बनेगा। क्या दिक्कत है पैरेललोग्राम बनाने में? ऐसा बनेगा। और ये रिजल्टेंट यहाँ होगा। डायगनल ही होगी फिर से। जो भरबा बना रही है डायगनल है। बताओ क्या करूँ? √a² + b² + 2ab cos 120 डिग्री। cos 120 -1/2। तो ये -12। अब एक चीज नोट करो, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। रिजल्टेंट देखो, जितने भी रिजल्टेंट आ रहे हैं, ये तीनों रिजल्टेंट 1 से 7 के बीच में ही है। 1 से 7 के बीच में ही आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो 1 से 7 के बीच में है। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्यों नहीं ली ना हमने? वैल्यू 1/2। अरे राम राम राम। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 ली है ना हमने। 1/2 वैल्यू लेने के बाद ये तो मैंने कैलकुलेट करा है। अरे ट्रायंगल लॉ से नहीं निकाल सकते, आपको उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है पैरेललोग्राम लॉ। अरे थोड़ा लॉजिक तो लगाओ, इंजीनियर बनने वाले हो सब लोग। फिर मुझे इस बात को देखकर बहुत दुख होता है कि जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं वो लॉजिकल बात पे भी लॉजिक नहीं लगा रहे हैं। ट्रायंगल लॉ ग्राफिकल था, उसी को एक्सटेंड करके उसी से तो पैरेललोग्राम लॉ बना है। और उस पैरेललोग्राम लॉ से ही तो फॉर्मूला निकाला है हमने। ट्रायंगल लॉ को ही हमने एक्सटेंड करके पैरेललोग्राम लॉ बनाया है ना। इतना पूरा सिखाने के बाद थोड़ा तो सोचो खुद से। अभी देखो, एक जनरल डाउट है कि हम डायगोनल को ही वेक्टर रिजल्टेंट क्यों मान रहे हैं। पूरी रामायण खत्म होने के बाद राम कौन थे, सीता कौन थी? अरे भाई, इतनी देर से मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? ट्रायंगल लॉ सिखाया, पहले पूरा लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ट्रायंगल लॉ से ऐड क्यों कर रहे हैं। फिर उसको बताया कि पैरेललोग्राम लॉ में ट्रायंगल लॉ फॉलो होता है। फिर आप पूछते हो कि पैरेललोग्राम की डायगोनल क्यों निकाल रहे हैं हम? बताओ। हमारे पास कोई जवाब नहीं है अब आपके सवालों का। हम ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप प्लीज़ क्लास में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। क्लास में कॉन्सेंट्रेट करने के बाद अगर ऐसा लगता है कभी टेक्निकल ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि आपको लॉजिकली इतना जल्दी समझ में नहीं आ रहा, आप वीडियो को 2 बार देखो। कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बार बार देखो। आपको 2-3 बार देखने के बाद अपने आप क्लियर होगा कि सर क्या कहना चाह रहे थे। ट्रायंगल लॉ बताया मैंने, फिर पैराग्राम लॉ बताया, और बताया ना कि डायगोनल रिजल्टेंट क्यों होती है। पूरा लॉजिकली समझाया सब कुछ मैंने, और इतने आराम से स्लो स्पीड में समझाया। पूछ लो, किसी को डाउट पूछना है तो अभी मौका है। पूछ लो, अभी किसी को डाउट पूछना है। क्लियर होना चाहिए पहला क्वेश्चन पर। 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट का आंसर अलग अलग आ रहा है। देख लो, पांचों पार्ट में से किसी पार्ट में डाउट हो बता दो। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो, अब ये क्वेश्चन करके बताओ।
आ गया सब लोगों का आंसर, लाओ हम सॉल्व करेंगे फिर भी। देखो, दो वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। मुझे इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए पार्ट बताओ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैं एक एक स्टेप कर देता हूँ, नहीं तो फिर डाउट आ जाएगा अभी। कॉस 60 होता है 1/2। देखो कॉस 60 को देखो 1/2, 1/2 और ये कॉस 60 कैंसिल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है अब। प्लस 40 रूट 156। अब चाहो तो रूट के अंदर से जो भी चीज़ बाहर आ रही है निकाल सकते हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। कैलकुलेशन पार्ट है वो आप खुद से कर सकते हो। ये रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। अब याद करो, रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकालनी है। फर्स्ट वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है, कैसे निकालूंगा? याद है टेन अल्फा निकालने का फॉर्मूला? मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। बी कितना है? 10। साइन थीटा में थीटा कितना है? 60 डिग्री। क्वेश्चन में एंगल दिया है 60 डिग्री, ये है टोटल एंगल दोनों के बीच में, अपॉन ए प्लस बी कॉस 60 डिग्री। कितना होता है ये? साइन 60 की वैल्यू रखना आती है? √3/2। नीचे 4 + 5, कॉस 60 1/2 होता है, तो 5 + 4 9। ये अल्फा आ जाएगा, 10 अल्फा इतना आ जाएगा, ठीक है। 5√3/9। हर क्वेश्चन में कॉस अल्फा ही लेना है कि आपकी मर्जी, आपको जो लेना है। आपको जो पसंद हो वो ले लो। साइन अल्फा पसंद है साइन अल्फा ले लो, कॉस की जगह साइन पसंद है साइन ले लो, टेन पसंद है टेन ले लो, कॉट पसंद है कॉट ले लो। हमारा फॉर्मूले में जब डिराइव किया हमने तब तो कॉस आया, इसलिए हमने फॉर्मूले में कॉस लिखा है। अब आप हमसे ऐसा सवाल पूछोगे पूरा फॉर्मूला डिराइव करने के बाद, तो हम क्या जवाब देंगे बताओ? अब आप हमसे पूछोगे कि फॉर्मूले में कॉस ही लेना है, भाई जब फॉर्मूला डिराइव करने में कॉस आया तो हम कुछ और कैसे ले लेंगे? ये एंगल ही निकाला है, देखो एंगल का आंसर ये है। अभी आप लोग शायद टेन से एकदम से नए नए आए हो ना, तो आपको ये पता नहीं इस तरह से एंगल लिखा जाएगा। ये टेन इनवर्स 5√3/9 ये एंगल आ चुका है। आपको पता है ना, 0 और 30 45 डिग्री के अलावा भी एंगल होते हैं, और वो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकलते हैं। ये वैल्यू कैलकुलेट करो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, देखो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कि ये एंगल कितना आएगा। कोई भी एंगल हो सकता है ये 0 से 90 के बीच। हो गया क्लियर? पहले एक काम करता हूँ, इस पे एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, है ना। इस पे एक दो क्वेश्चन और कर लो यार, ये तो गड़बड़ होगी मुझे लग रहा है। ये एंगल ही चेंज कर देते हैं, वैल्यू भी चेंज कर देते हैं। 37 डिग्री लिख देता हूँ एंगल, है ना। एंगल दिया 37। ये है 5, ये है 4, या 10 कर दो इसको। करो ये क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ ये पक्का है कि 60 डिग्री से छोटा होगा लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि याद करो ना रिजल्टेंट डायगनल पे आ रहा था, डायगनल का एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री से कम ही बनेगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 60 डिग्री से कम आएगी, बिल्कुल।
अरे वाह, आंसर आ गया सबका, गुड। लाओ हम करके बताएंगे अब आपको। करें सॉल्व। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 37 डिग्री। चलो, थोड़ी हेल्प करते जाना मेरी। 2500 125 प्लस 2 × 5 × 10 कॉस 37 कितना होता है याद है? 4/5। कॉस 37 4/5, 5 से 5 कैंसिल। कितना हो जाएगा ये? 80। 80 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 205। ठीक है, ये रिजल्टेंट की लेंथ हो गई, रूट ऑफ 205। डायरेक्शन भी निकाल लें। बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। 10 sin 37, sin 37 कितना होता है बोलो जल्दी? 10 × sin 37 3/5 अपॉन कितना ऊपर आएगा? 6 और नीचे आएगा 8 और 5 13। कैलकुलेशन देख लेना, हमने सही करा है ना? अभी किसी को डाउट हो तो बता दो। अभी भी किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, कैसे निकाला रिजल्टेंट, कैसे आया, कहीं भी कुछ भी डाउट हो किसी भी पार्ट में। 37 की वैल्यू कैसे आई? यार आप प्लीज़ क्लास नोट रिवाइज करा करो ना, देखो प्लीज़ आप थोड़ा समझो कि सब लोगों को कोऑर्डिनेट कोऑपरेट करना पड़ेगा ना ऐसे में। अब आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो फिर हम कैसे हेल्प करेंगे आपकी? ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन 37 कॉस 37 पे पूरे 10 मिनट डिस्कशन करा था। 13 कैसे आया? डिफिकल्ट है समझाना, देखो 13 कैसे आया। 13 ऐसे आया कि देखो नीचे ही होगा, 5 और 10 2 से कैंसिल हो रहा है। 5 + 4 × 2 8, 8 + 5 8 + 2 10 + 3 13। ये नीचे आया 13। मतलब ये तो ड्रास्टिक डिफरेंस है, जो मुझे पहले कभी याद आ रहा है कि पहले कभी 11वीं की क्लासेस हुआ करती थी और अभी 11वीं की क्लास जब हो रही है इस बार, तो मुझे तो स्टूडेंट्स में ड्रास्टिक डिफरेंस आ रहा है। वो पहले स्टूडेंट्स हुआ करते थे कि पूरा ट्रायंगल लॉ खुद से पढ़ के आकर क्वेश्चन हम कराते थे तब डायरेक्ट कर लेते थे क्वेश्चन वो। वाह। और अभी देखो, ट्रायंगल लॉ पढ़ाने के बाद भी डाउट आ रहे हैं। थोड़ा एफर्ट लगाओ यार, बिल्कुल कैसे चलेगा काम? एफर्ट नहीं लगाओगे तो अब देखो, जैसे आपका डाउट आया 37 डिग्री। 37 डिग्री तो यार ये तो अपन पढ़ा चुके ना ट्रिग्नोमेट्री में। कैसे करेंगे फिर हम आगे मैनेज? अभी तो हमें पूरा फिजिक्स पढ़ना है आगे। करो, एफर्ट लगाओ। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। भूख लग रही है क्या? हाँ यार, भूख तो मुझे भी लग रही है, आज पता नहीं बहुत ज्यादा भूख लग रही है। एक तो आप लोग क्या करते हो ना, ये पूरी एनर्जी खींच लेते हो मेरी। आप लोग क्या करते हो, एक तो पता नहीं क्यों पूरी एनर्जी खींच लेते हो मेरी, तो मुझे भी भूख लगने लगती है। क्या करें बताओ, भूख तो हमें भी लग रही है। एक काम करो, ये क्वेश्चन होमवर्क ले लो आज। होमवर्क में आपके पास कुछ करने के लिए है नहीं ना, फ्री रहते हो ना, तो ये क्वेश्चन होमवर्क ले लो आज का। देखना एचसीवी से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना, वेक्टर एडिशन के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, बस उतना चाहिए अपने को। फॉर्मूला लगाना आ जाए बस उतना। फॉर्मूला लगाते आ जाए बस उतना चाहिए अपने को, है ना? उसके बाद अपन और आगे तो सीखेंगे ही, इसके एडवांस केसेस वगैरह, कॉम्प्लिकेटेड केसेस वगैरह। चलो, तो इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट पर कंटिन्यू करेंगे, मतलब कल।
कल कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।